Hello and welcome back to the channel English Learner. Today we are going to do all the literary movements that are coming in your KVS, NVS, PGT English Tier 2 exam. We'll cover in this video classicism, modernism, romanticism, postmodernism, feminism, postcolonialism, or structuralism. So we are going to cover all the movements given in your syllabus. So let us begin. First is classicism. See, classicism is a dominant literary and artistic movement that reached its peak in 18th century, roughly around 1660s to 1798. ये वो period था which is also referred as neoclassical period or Augustan period or the age of reason. और ये जो romantic movement है इसके एकदम contrast में है. So हो सकता है आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए that what is the difference between classicism and romanticism or compare and contrast between classicism and romanticism. Why? Because romanticism के बिल्कुल opposite ये किसको prioritize करते थे? Logic को, structure को, social order को over individual emotions. यानी individual emotions से ज़्यादा importance वो social order को देते थे, ये balance को, symmetry को, and they used to believe in universality rather than the individual emotion. The movement sought to revive the values of ancient Greek and Roman literature, especially Homer's work, Virgil work, and Horace's work. So हम कुछ key features discuss करेंगे so that if it comes in your exam, तो आप directly जो है वो key features ये points लिख के अपने answer को present कर सकते हैं in a 4-marker question. First is supremacy of reason and logic. Classicism was deeply rooted in enlightenment. उनका ये मानना था that human mind जो है it should be governed by rationality. कोई भी वाइल्ड इमेजिनेशन से नहीं, कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रैशनैलिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए और उसी को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्च्यू दिया गया था. इट वाज कॉल्ड द एज ऑफ रीजन, जहां पे इंटेलेक्ट was used to surpass unruly passions. बिना रूल्स के अनरूली पैशंस जो भी हैं उनके ओवर हम वैल्यू करते थे इंटेलेक्ट को, लॉजिक को, माइंड को. लिटरेचर वॉज सीन एज अ टूल ऑफ इंस्ट्रक्शन. ऐसा माना जाता था कि लिटरेचर एक ऐसा टूल है जिससे हम मॉरल इम्प्रूवमेंट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे. सेकेंड इज योर एडरेंस टू रूल्स एंड ऑर्डर्स, यानी कोई भी चीज अब बिना रूल्स एंड ऑर्डर्स के नहीं करेंगे. उनका ये मानना था कि ग्रेट आर्ट अगर कोई है तो उसके कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल वो फॉलो करते थे 3 यूनिटीज, यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटीज ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन इन देयर ड्रामा. दे यूज्ड टू फेवर हेरोइक कपलेट इन पोएट्री फॉर इट्स बैलेंस एंड प्रिसीजन. एक डेकोरम था, एज आई सेड रूल्स को फॉलो करते थे तो वो एक डेकोरम फॉलो करते थे दैट द आइडिया ऑफ कैरेक्टर्स एंड लैंग्वेज मस्ट सूट द सोशल स्टेटस एंड सेटिंग ऑफ द वर्क. आपके खुद के सिलेबस में एलेक्जेंडर पोप है, उनकी कोटेशन हमने ली है फ्रॉम एसे टू ऑन क्रिटिसिज्म दैट ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ट्वेस्ट. What oft was thought but never so well expressed. नेक्स्ट इज इमिटेशन ऑफ द एंशियंट, यानी जो भी एंशियंट्स ने किया है हम उनको एज इट इज क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे, दैट मीन्स कॉपी करेंगे. सो जो नियो क्लासिकल वर्ड है उसका मतलब ही है न्यू क्लासिज्म. तो उनका ये मानना था कि भाई ग्रीक्स और रोमन्स जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे परफेक्शनिस्ट थे, उन्होंने परफेक्शन अचीव कर ली थी. तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें उनके ही स्टाइल और स्ट्रक्चर को एज इट इज कॉपी करना है. So modern writers looked back to Virgil, Horace, and Homer as the ultimate authorities. One more quote we have taken from Alexander Pope that learn hence from ancient rules a just esteem. To copy nature is to copy them. You just have to copy them and your work is done because they were so perfect when it comes to achieve or work according to the rules and regulations. Next is they focused on urban society. सी उनमें जितने भी राइटर्स थे दे लव्ड द सिटी लंदन.
उनकी लिटरेचर कैसी थी? कॉफी हाउस लिटरेचर, जहाँ पॉलिटिक्स की बात होगी, फैशन, स्कैंडल्स, सोशल मैनर्स, यानी उनका बेसिकली मानना था कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। तो उसके इंडिविजुअल सेल्फ की ना बात करके हम उसकी सोसाइटी, उसके अर्बन लाइफ की बात करेंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सटायर एंड विट। क्लासिसिज्म सटायर यूज करते थे एज अ टूल कि सोसाइटीज में जितने भी फ्लॉज हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनको हम करेक्ट करेंगे विद द यूज ऑफ सटायर। विट वॉज नॉट जस्ट बीइंग फनी, सो उसको सिर्फ फनी एलिमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता था। इट वॉज द एबिलिटी कि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रूथ को बहुत एलिगेंस के साथ दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल जॉनथन स्विट्स का गुलिवर ट्रैवल एंड एलेक्जेंडर पोप्स का द रेप ऑफ लॉक। देन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल टोन, एज आई टोल्ड यू, उन्होंने बोला था कि इंडिविजुअल सेल से ज्यादा हम सोशल एनिमल ट्रीट करेंगे। सो उनका ये जो पर्सपेक्टिव था ऑफ यूजिंग आई, वो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखेगा, बिकॉज द राइटर एक्टेड एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी। लैंग्वेज बहुत फॉर्मल होती थी, सोफेस्टिकेटेड होती थी। दे यूज टू यूज पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन क्या होता है? एलिवेटेड लैंग्वेज यूज करते हैं to keep the literature elevated above the common man's speech. So priority वो किसको देते थे? Universal truth over personal experiences. If you talk about the major phases जो classicism में आते हैं, those are the Restoration period, which starts from 1660 to 1700, which was majorly dominated by John Dryden. It marks the return of monarchy and the rise of comedy of manners. 1700 से 1745 तक the Augustan age, which was named after the Roman Emperor Augustus, and it is the era of Alexander Pope and Jonathan Swift, और आपके syllabus में Alexander Pope है. And this was the golden age of the heroic couplet and the biting satire. Next is 1745 से 1798, the age of Johnson, जिसको age of transition भी बोला जाता है, जिसके dominant writer है सैमुअल जॉनसन। While still classical तो था, transitional इसलिए बोला गया है क्योंकि classical था, लेकिन उसमें थोड़े से the early seeds of romanticism दिखने start हो गए थे. So if we revise कि classicism क्या है, so classicism में rules, regulations है, the Greek writers उनको वो follow करते हैं, they believe in universality, the universal truth over individualism. They used to believe in reason, they used to believe in logic, they used to believe in intellects. Heroic couplet ka usage. Now, what is heroic couplet? It is two rhyming lines of iambic pentameter and the signature verse form of classicism. Poetic diction, as I told you, कि एक specialized elevated language use करते हैं. For example, fish के लिए वो बोलेंगे the finny tribe to distinguish poetry from prose. Didactism था, the primary purpose of literature कि हमें लोगों को teach करना है and to please. Genre की बात करें, it was a genre like the Rape of Locke. अगर आप देखें तो it's a mock epic. That means आप grand style of classical epic use करते हैं छोटे से मैटर, माइनर से सब्जेक्ट को बताने के लिए. Next is the Royal Society 1660. The motto is nullius in verba. That means takes nobody word for it, as it spurred the scientific and logical mindset of the era. Let's move to the next one, romanticism. As I told you कि classicism से एकदम opposite contrasting है वो. It was a revolutionary literary, artistic and intellectual movement जो कब start हुआ? Towards the end of 18th century, roughly 1798 से लेके 1837 तक. It was a powerful reaction against the scientific rationalism of enlightenment and the physical materialization of industrial revolution. उनका मानना था that if the enlightenment was the age of reason, that means if classicism was a race of reason, so romanticism सीधा सीधा था age of feeling.
द प्रीडोमिनेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशन। सो क्लासिसिज्म में जैसे आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट पे, रीजन पे, लॉजिक पे बात कर रहे थे, डायरेक्टली व्हेन इट कम्स टू रोमांटिसिज्म, दे बिलीव दैट इमेजिनेशन ही है प्राइमरी लेबोरेटरी ऑफ क्रिएशन। उनकी प्रायोरिटाइजेशन, वो किसको प्रायोरिटाइज करते थे? इंट्यूशंस को, इंस्टिंक्ट्स को, फीलिंग्स को ओवर लॉजिक। इसीलिए रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म को एकदम कंट्रास्टिंग बोला जाता है। उनका ये मानना था दैन द इनर वर्ल्ड ऑफ अ पोएट, यानी जो हमारा इनर सेल्फ होता है, दैट इज मोर रियल देन द एक्सटर्नल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ राइटर विच इज इन योर सिलेबस, और उन्होंने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैले में बोला है दैट पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स origin from emotional recollect in tranquility. विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक राइटर है और इसीलिए उनका पर्सपेक्टिव ऐसा था दैट इट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। रिमेंबर, फीलिंग्स ओवर लॉजिक। नेक्स्ट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर। सो नंबर वन के वो इमोशन को वैल्यू देते थे। सेकंड, इट इज अबाउट नेचर, कि नेचर रोमांटिसिज्म में सिर्फ बैकड्रॉप की तरह काम नहीं करता था, वो भी एक कैरेक्टर था, वो भी एक लिविंग ब्रीदिंग फोर्स थी, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। रोमांटिक्स व्यूज द सिटी एज अ प्लेस ऑफ करप्शन, जैसे कि क्लासिसिज्म वाज इन फेवर ऑफ अर्बन लाइफ, लंदन सिटी, वेयर एज रोमांटिसिज्म वाज इन द फेवर ऑफ कंट्री साइड, क्योंकि वो मानते थे कि सिटीज जो हैं वो तो करप्ट हैं, और जो कंट्री साइड हैं दे आर द प्लेस ऑफ प्योरिटी। सो द की concept is sublime. That means the feeling of awe mixed with the terror when facing the vastness of nature, for example, mountains, storms, ocean. Now, what is pantheism? Believing that God is present in every element of a natural world. इससे भी एक और फेमस कोट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही दी है, that the world is too much with us, late and soon. Getting and spending, we lay waste our powers, little we see in nature's that is ours. It is said by William Wordsworth. Next is subjectivity and the I. See, वहां पे क्या था? ऑब्जेक्टिविटी और I यानी इंडिविजुअल को वैल्यू नहीं दिया जाता क्लासिसिज्म में। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे द रोमांटिसिज्म शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम सोसाइटी टू इंडिविजुअल। पोएट के अपने ही इनर वर्ल्ड के बारे में वो बात करते हैं, उसके सॉरोज के बारे में, उसके जॉयज के बारे में, एंड दैट बिकेम द सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ Byronic hero, a melancholic, rebellious and isolated figure, the celebration of solitude and the private soul. Interest in medieval and supernaturals. Romantics were fascinated by Middle Age legends and the Gothic. So they embrace the elements of mystery, magic, and macabre to escape the mundane reality of industrial life. So industrial life से escape करने के लिए उन्होंने help लिया mystery का, magic का, macabre का. They preferred the strange over the familiar. और उन्होंने सुपर नेचुरलिज्म को भी यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल टी.एस. एलियट, हु इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यहाँ पे रेफरेंसेस जानबूझ के हमने वही लिए हैं विच आर मेजरली पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल कॉलरिज, क्रिस्टबेल और कीट्स ला बेले डैन सेंस मर्सी जो है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ सुपर नेचुरलिज्म। नेक्स्ट इज एस्थेटिक ब्यूटी एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी। For many romantics, especially John Keats की अगर आप बात करें, that beauty was the ultimate truth. He is the one who coined the term negative capability. उन्होंने ये describe किया that it is the ability to remain in uncertainties, mysteries and doubts without reaching for facts or reason. और उनका ही एक बहुत famous quote है that beauty is truth, truth, beauty, that is all. Ye know on earth or all ye need to know, and it is from the work owed on a Grecian urn. Next, sympathy for common man. Following the spirit of French Revolution,
रोमांटिक पोएट यूज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। अभी हमने क्लासिसिज्म में पढ़ा था कि उनका यूसेज था पोएटिक डिक्शन का, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज से बहुत ऊपर था, क्योंकि उनको मानना था कि आर्ट जो है पोएट्री के प्रोज से अलग होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज एलिवेटेड होनी चाहिए। Whereas romanticism कहता है that it is the language of common man. They moved away from the complex poetic diction, उन्होंने छोड़ दिया, to write about shepherds, farmers and marginalized. So बहुत कॉमन टॉपिक से, बहुत कॉमन मैन के ऊपर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. So they started use of democratic language and themes of liberty. इसमें भी दो जनरेशन्स हैं. फर्स्ट जनरेशन इज द लेक पोएट्स, जिसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, एस.टी. कॉलरिज आते हैं, एंड देयर फोकस वाज ऑन नेचर, सिंप्लिसिटी एंड द फिलोसफी ऑफ द माइंड. उनके पब्लिकेशंस में लिरिकल बैले आते हैं 1798 में, which officially started the movement, and Robert Southey, who was also included in this group. सेकेंड जनरेशन आती है द सैटानिक और द रेवोल्यूशनरी पोएट्स, जिसके अंदर लॉर्ड बायरन आते हैं, पीबी शेले, जॉन कीट्स, जिनका मेन फोकस था पॉलिटिकल रिबेलियन, सेंक्शुअस ब्यूटी एंड द ट्रैजिक heroism. They were more radical than the first generation and often died young in foreign lands. So the year of origin 1798, as I told you कि जब लिरिकल बैले आया, वो पब्लिश हुआ, उसी से रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ. फादर ऑफ रोमांटिसिज्म किसे माना जाता है? जीन जेक्स रूसो को फादर ऑफ रोमांटिसिज्म माना जाता है. Why? It's given due to his philosophy on return of nature and the noble savage. Now, what is escapism? Romanticism, often seen as a flight from a draft satanic meals of industrial revolution, the term which is coined by William Blake. Hellenism एक और word है, a strong love for Greek art and culture, especially it is associated with John Keats. And what is the idea? The idea is that the poem should grow naturally. जैसे एक प्लांट ग्रो करता है, पोम को भी वैसे ही ग्रो करना चाहिए. रादर उसको आप फोर्स करो कि इसी स्ट्रक्चर में, इसी रिजिड पैटर्न में ग्रो करना है. Now let's move to modernism. So we are done with classicism, we are done with romanticism. Now we are up to modernism. Modernism is a radical literacy and cultural movement that emerged in late 19th and early 20th century, specifically between 900 to 945. It was a deliberate break from traditional ways of writing and viewing the world, largely spurred by the catastrophe of World War I, which shattered the faith in Western civilization, Victorian morality, and the idea of progress. So अगर क्लासिसिज्म ऑर्डर के बारे में बात करता है, रोमांटिसिज्म नेचर के बारे में बात करता है, वहीं पे मॉडर्निज्म फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करता है और इंटरनल सेल्फ के बारे में बात करता है. The mantra of make it new. Modernism word says it, make it new. So modernists felt that the old forms जो 19th century में चल रही थी, they were dead. And they could no longer describe the modern experience को, वो पुरानी चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फ्री वर्ड्स के साथ, नॉन लीनियर नैरेटिव के साथ, और अनकन्वेंशनल यानी पुराने स्ट्रक्चर्स को छोड़ के न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया. सो उन्होंने जो पहले क्रोनोलॉजिकल प्लॉट्स चलते थे, जो ट्रेडिशनल राइम चलता था, उसको रिजेक्ट करा, एंड दे मेक इट न्यू. सो दिस was given by Ezra Pound, the unofficial slogan of the movement. Then most important, stream of consciousness. Influenced by the psychology of Sigmund Freud, modernist writers attempted to replicate the uninterrupted flow of thought in human mind. So they moved away from external narrator और कहाँ चले गए internal monologue में, और उसी को बोलते हैं stream of consciousness. They talk about psychological realism, which is focusing on character's subconscious. यानी कैरेक्टर का जो अंदर जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, they talk about the subconscious rather than their outward actions.
कीवर्ड जैसे आप जेम्स जॉयस का यूलिसिस देखेंगे, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे देखेंगे। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन एज आई टोल्ड यू कि जैसे क्लासिसिज्म इज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, रोमांटिसिज्म इज अबाउट नेचर, ऐसे ही मॉडर्निज्म इज अबाउट फ्रेगमेंटेशन एंड elusiveness. These texts often feel like a mosaic of broken pieces. They are filled with obscure allusions to history, mythology, foreign languages, which requires a writer to be highly educated. आपको समझने के लिए हाईली एजुकेटेड होना पड़ेगा ताकि आप उन ब्रोकन पीसेस को जोड़ के उसका मतलब निकाल सके, द मेन मॉरल और द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट लैंड by T.S. Eliot. The world seen as a barren and a chaotic desert of lost culture. These fragments I have showed against my ruin, and it is said by T.S. Eliot for the waste land. Subjectivity and multiple perspective. अब आपने क्लासिज्म में देखा था कि वो सोशल एनिमल मानता था, आई के अगेंस्ट था. जहां रोमांटिसिज्म की बात हुई, दे वर ऑल अबाउट इंडिविजुअल एंड दे आर ऑल अबाउट आई. यहाँ पे देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन मॉडर्निज्म. ट्रूथ क्या है? सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कौन देख रहा है. जैसा आप देखेंगे वैसा आपको वो ट्रूथ दिखेगा. राइटर्स इसलिए मल्टीपल नैरेटिव्स यूज करते थे. कैसे? सो दैट आप सेम इवेंट को, अगर मैं कुछ और समझ रही हूँ तो हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से आप कुछ और समझ रहे हैं और थर्ड पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहा है. So there's the death of omniscient, all-knowing narrator. Next is urban alienation and loneliness. Modernism is deeply rooted in modern city. However, unlike the social city of classicism, सिटी में है लेकिन सिटी क्लासिसिज्म से अलग है. यहाँ पे मॉडर्निस्ट सिटी जो है उसमें लोग एलियनेटेड है, लोनली है, लोग उस भीड़ में खो गए हैं. That is why there is a theme of disillusionment and spiritual vacuity. Next is epiphany and movements of being. Now, instead of traditional climax, it ends with an epiphany. Epiphany क्या है कि all of a sudden कैरेक्टर को या तो कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होती है या कोई इमोशनल रियलाइजेशन होती है. एंड द मोमेंट्स ऑफ बीइंग, एंड दिस इज अ टर्म कॉइंड बाय, ये टर्म आप याद रखेंगे बिकॉज वर्जीनिया वुल्फ आपके सिलेबस में है. सो मोमेंट्स ऑफ बीइंग इज अ टर्म कॉइंड बाय वर्जीनिया वुल्फ. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि वो डिस्क्राइब करता है उन मोमेंट्स को जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है, एनी नरेटर, एनी पर्सन, एनी कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस अ हाइटेंड सेंस ऑफ रियलिटी. उनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है, बहुत बड़ी कोई रियलिटी पता चलती है. सो वर्ल्ड वॉर वन का क्या इफेक्ट था? द ग्रेट वॉर इज द हिस्टोरिकल इंजन ऑफ मॉडर्निज्म. It created the lost generation of writers who felt disconnected from society now. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये एक पॉपुलर टर्म है जो किसने पॉपुलराइज करी है? टीएस इलियट ने इन हर essay Hamlet and His Problems. It refers to the set of objects or events जो फॉर्मूला की तरह काम करते, which serves as a formula for a particular emotion. Next is disassociation, dissociation with of sensibility. इलियट्स की जितनी भी थ्योरी थी, that after metaphysical poets, इंग्लिश के जो पोएट्स हैं उन्होंने अपनी एबिलिटी ही लूज कर दी है टू थिंक एंड फील साइमल्टेनियसली. इंटरटेक्चुअलिटी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जिस तरीके से द मॉडर्निस्ट टेक्स्ट टॉक टू अदर टेक्स्ट थ्रू हेवी साइटेशन एंड पैरोडी. मिथिकल मेथड क्या था? यूजिंग एंशियंट मिथ लाइक ओडिसी का एग्जाम्पल ले लिया, होली ग्रेन का, टू प्रोवाइड द हिडन स्ट्रक्चर टू केओस ऑफ मॉडर्न लाइफ. Let's move to the next जो modernism के just after आया था, which is postmodernism. It is a late 20th century movement that emerged as a reaction against the perceived failure and seriousness of modernism. While modernism किसके बारे में बोल रहा था कि हमने भाई they were mourning for the loss of order,
दे वर सर्चिंग फॉर द मीनिंग, और मीनिंग सर्च किसमें कर रखे हैं? टुकड़े। द वर्ल्ड वाज फ्रेगमेंटेड। पोस्ट मॉडर्निज्म ने दोबारा सेलिब्रेट करा फ्रेगमेंटेशन, आर्ग्यूइंग दैट कि कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होता, कोई ग्रैंड नैरेटिव्स नहीं होते। So it generally spans from World War II, post World War II, 1945 to present day. देखा जाए तो आज तक होता है। Though it reached its peak, main peak इसकी थी 1960s to 1980s। सबसे पहला ही पॉइंट था कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने ग्रैंड नैरेटिव्स को रिजेक्ट किया कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। पोस्ट मॉडर्निस्ट रिजेक्टेड ग्रैंड नैरेटिव्स के जो ओवर आर्चिंग स्टोरीज हैं, बिलीफ सिस्टम है टू क्लेम कि भाई ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस सच एज रिलीजन, साइंस, मार्क्सिज्म एंड इवन द एनलाइटनमेंट, वो सबको रिजेक्ट करते हैं। Incredulity उनका किसकी टुवर्ड्स है? टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, एंड इट इज अ टर्म विच इज कॉइन्ड बाय जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड। उन्होंने छोटे नैरेटिव्स पे फोकस करना शुरू करा, विच इज मिट लोकल, पर्सनल एंड टेम्पररी ट्रूथ। कि यूनिवर्सल ट्रूथ से अच्छा है दैट विल फोकस ऑन द लोकल, पर्सनल एंड टेम्पररी ट्रूथ। नाउ व्हाट इज मेटाफिक्शन? सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। ये एक ऐसा तरीका है लिखने का which draws your attention towards to the fact that is a story. The author might talk to the reader, उनसे वो बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक विद इन अ बुक, बुक में ही वो बात करें दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, और मल्टीपल एंडिंग्स आप कैसे प्रोवाइड करते हैं। सो उन्होंने दे ब्रोक द फोर्थ वॉल कि टेक्स्ट एडमिट्स दैट इट इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट इज पेस्टिश एंड पैरोडी। अनलाइक मॉडर्निस्ट जो कि illusions यूज करते थे, mythical figures यूज करते थे टू शो द लॉस ऑफ कल्चर, इन्होंने यूज किया pastiche, दैट मीन्स अदर स्टाइल्स को इमिटेट करना, एंड parody टू प्ले विद लैंग्वेज, उन्होंने मिक्स किया हाई आर्ट्स लाइक ओपेरा, क्लासिकल लिटरेचर को सीधा ही लो आर्ट से, फॉर एग्जाम्पल कॉमिक बुक, एडवर्टीजमेंट एंड पॉप म्यूजिक। There was a rejection of the hierarchy between elite and popular culture. उन्होंने ब्रिकोलेज किया ना। व्हाट इज ब्रिकोलेज? एक ऐसा वर्क कंस्ट्रक्ट करना विच इज फ्रॉम द डाइवर्स रेंज ऑफ अवेलेबल थिंग्स, करते ना कि मिक्स एंड मैच करके कुछ बना देना। जैसे मॉडर्निज्म ने में इंटरटेक्सुअलिटी थी, ऐसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म में भी इंटरटेक्सुअलिटी थी। पोस्ट मॉडर्निज्म सजेस्ट दैट नो टेक्स्ट इज जेन्युइन, so every text is simply a web of references, हर बुक दूसरी बुक को रेफर करती है। सो बुक तो क्या है? एक डायलॉग है with everything that has been written before it. So that there's a famous quote explaining this. The death of the author, London Barth argue that the meaning of the text only lies with the reader. See, it's very simple कि मैंने कोई चीज लिखी है, वो आप वैसा समझेंगे जैसा आप समझना चाहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने जिस इंटेंशन से, जिस पर्सपेक्टिव से जो लाइन लिखी है वो आप तक पहुंचे। सो द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइज विद द रीडर, नॉट विद द राइटर। आयरनी, प्लेफुलनेस एंड ब्लैक ह्यूमर। पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स जो थे वो सीरियस सब्जेक्ट्स को, जैसे कि वॉर, डेथ, क्यूओस, उसको बहुत प्लेफुली आयरनी के साथ और डार्क कॉमेडी के थ्रू बताया करते थे। उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो वर्ल्ड को फिक्स करेंगे, ठीक करेंगे। दे यूज्ड टू ओनली लाफ एट इट्स एब्सर्डिटी। नेक्स्ट इज हाइपर रियलिटी एंड सिमिलैक्रा। Influenced by Jean Baudrillard, दिस थ्योरी सजेस्ट कि हम मीडिया के वर्ल्ड में हैं, हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हैं, तो हम कभी भी रियलिटी एंड द सिमुलेशन ऑफ रियलिटी में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नाउ सिमुलैक्रम क्या होता है? Yani a copy of a copy where original text no longer exists. For example, Disneyland or a filtered social media life. यानी एक कॉपी का इतना कॉपी कर लीजिए कि जहां पे ओरिजिनल कोई कोई चीज रह ही ना जाए।
सो वी लिव इन द वर्ल्ड जहाँ पे इमेजेस हैं, साइंस है, रियल थिंग्स नहीं है, जिस वर्ल्ड में हम आज रह रहे हैं, विच इज सोशल मीडिया वर्ल्ड. And they often use magic realism, which is linked with post-modernism, जैसे कि Gabriel Garcia Marquez and Toni Morrison, where supernatural is present as mundane. Now let's move to feminism. Feminism in literature is a multifaceted social, political, and literary movement which seeks to define and establish equal political, economical, cultural, personal, and social rights for women. जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इट इज फेमिनिज्म, सो इट इज ऑल अबाउट विमेन, उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड पर्सनल राइट्स. लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो इट इन्वॉल्व्स द it to critique the patriarchal language, patriarchy, male dominant language, rediscovering the lost women writers और उनकी representation को, उनके फीमेल एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करना. The movement is traditionally divided into four waves. So feminism को चार waves में divide किया गया है with its distinct goals and characteristics. The very first wave जो कि late 19th century और early 20th century में आई थी, उनका primary focus क्या था? उनका primary focus था कि हमें right to vote तो दो. पहला right हमें legal rights दीजिए. We should have the right to vote. Property rights दीजिए. So, literature में क्या हुआ that women began to challenge the angel in the house stereotype. कि आइडिया क्या था कि women's only role was कि वो submissive रहे और वो घर की लक्ष्मी है, that means a domestic goddess है. The new woman, a late Victorian heroine who seeks independence and education, whereas new women ये चाहती थी कि हम वो लेडी हैं जिसे इंडिपेंडेंस भी चाहिए, हमें पढ़ाई भी, हमें बेसिक चीजें तो दीजिए. सो उन्होंने अपने डोमेस्टिक स्फेयर को चैलेंज किया. फॉर एग्जाम्पल वर्जीनिया वुल्फ जो आप ही के सिलेबस का पार्ट है, और उसी उन्हीं का एक वर्क है A Room of One's Own which was published in 1921 which argued कि विमेन के पास इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी मनी और अपना खुद का एक कमरा होना चाहिए ताकि वो फिक्शन लिख सके. नेक्स्ट इज सेकेंड वेव जो 1960 से 1980 तक रहा एंड इसका मेन फोकस था कल्चरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज, जैसे कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होना, उनके पास रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए वेदर दे वांट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड और नॉट, वर्क प्लेस पे जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अनइक्वल वेजेस. When it comes to literary theory, that this was the era of gynocriticism. Now, what is gynocriticism? This term was coined by Elaine Showalter to describe that the study of women as a writer. कि यानी we should focus on female specific history and themes. The personal is political. That means the idea that women की private life जो है वो ही reflect करती है the power structure of society. For example, Simone de Beauvoir का The Second Sex, which came in 1949, जिसने famously एक statement दिया है that one is not born, but rather becomes a woman. Next is the third wave, which came in 1990 or 2010 तक वो चला, which is a reaction for the perceived failure of second wave. Which was see उन्होंने second wave में जो demand किया था, third wave ने उसमें second wave जो है it was not successfully implemented, तो उन्होंने उसी में focus किया है that white and middle class women. This wave embraced intersectionality, realizing कि women का experience सिर्फ gender से ही नहीं होता है. इनफैक्ट उनको तो रेस से भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्लास से भी किया जाता है एंड सेक्सुअलिटी से भी किया जाता है. And this word, intersectionality, is coined by Kimberly Crenshaw. So there was this rejection for existentialism that एक ही मान लिया जाए that there is only one single female nature. That was wrong.
नाउ द फोर्थ वेव जो 2012 से चला और आज तक भी चल रहा है, जिसको विच इज डिफाइंड बाय द डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। जैसे आपने बड़े सारे कैंपेन्स देखे होंगे, हैशटैग मी टू, हैशटैग टाइम्स अप, विच फोकसेस ऑन सिस्टमिक सेक्सिज्म, ऑनलाइन हरासमेंट्स, द बॉडी पॉजिटिविटी, यानी बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, ये विमेन के लिए नहीं होना चाहिए, ये विमेन के लिए नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म को यूज कर सके फॉर कलेक्टिव एक्टिविज्म एंड कॉलिंग आउट द कैंसल कल्चर और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दैट रिमेन्स इन द सोसाइटी। ना चीफ कैरेक्टर क्या है? एक तो उन्होंने क्रिटिक किया है मेल गेज का, यानी इट एनालाइजेस हाउ लिटरेचर एंड आर्ट represent the world and women from a masculine view। हम कैसे देखा जाता है women को? एक masculine point of view से, एक heterosexual point of view से देखा जाता है, जहां पे women are only the object for male pleasure। Then is the rediscovery of female canon। Female critics ने work किया to unearth female writers who were ignored and who were silenced by history। For example, Ephra Behn, Mary Wollstonecraft, Charlotte Perkins Gilman, sons of a clergy versus daughters of a house, challenging the male dominant literary history. Next is revisionist myth making। फीमेल राइटर्स ऑफन क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्लासिकल मिथ को, पुराने टेल्स को, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू अ रैंडम एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि रामायण में हमें मेल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, लेकिन अब वही रामायण अगर रीराइट करें फ्रॉम सीताज पॉइंट ऑफ व्यू, इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे क्लासिकल मिथ्स को, फेरी टेल को, बिब्लिकल स्टोरीज को फ्रॉम फीमेल पर्सपेक्टिव, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, टू सबवर्ट द पेट्रियार्कल मीनिंग। नेक्स्ट इज फेलोगोसेंट्रिज्म एंड एक्रिट्योर फेमिनिन। नाउ इसमें क्या है? दैट फ्रेंच फेमिनिस्ट जो थे लाइक हेलन किक्सिस argued that French language is phallogocentric. That means it is all centered on male. Whereas उन्होंने अपना proposal रखा for écriture feminine, यानी female writing, ऐसी writing that is fluid, that is rhythmic, and वो जो rigid logic है, जैसे मेल लैंग्वेज, मेल का पहले पर्सपेक्टिव कैसे लिया था? रिजिड। ऐसी उनके रिजिड मेल पर्सपेक्टिव ऑफ राइटिंग को हटा के फीमेल राइटिंग लाया जाए, विच इज फ्लूइड, विच इज रिदमिक, विच इज फ्लेक्सिबल। नाउ लेट्स मूव टू पोस्ट कॉलोनिज्म। पोस्ट कॉलोनिज्म इज अ पावरफुल लिटरेरी एंड थियोरेटिकल मूवमेंट जो कब आया? लेट 20th सेंचुरी में, रफली अराउंड 1970s ऑनवर्ड। इसका मेन फोकस था कल्चरल, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म, यानी कॉलोनिज्म और उसके बाद जो कल्चर पे, पॉलिटिक्स पे और साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में। इट सीक्स टू एनालाइज कि वेस्टर्न पावर जब आई, इट स्टैब्लिश्ड ट्रूथ एंड ऑर्डर। कैसे? बाय साइलेंसिंग एंड डिस्टॉर्टिंग द वॉइस ऑफ द कॉलोनाइज्ड। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, it is about the ongoing critique of the colonial power और उसकी lasting legacy in language and identity. The concept of the other and Orientalism. Post-colonial theory highlights कि कैसे West created a distorted image of the East. The West divined itself, यानी West ने अपने आप को rationalize दिखाया, civilized दिखाया, superior दिखाया। Whereas जो colonized थे, यानी जो ईस्ट थे, उनको उन्होंने irrational बोला, exotic बोला और inferior बोला। Orientalism, the word which was coined by Edward said, it is a Western style for dominating and having authority over Orient. See, Orient क्या है? Colonized लोग, and Occident क्या है? Colonizer जो colonize कर रहे हैं। The other is a person or a group perceived as fundamentally different from oneself, usually to justice discrimination. And the famous quote said by Edward Said is the Orient was almost a European invention. Next is mimicry and hybridity.
कॉलोनिज्म ने फोर्स किया दैट कॉलोनाइज्ड टू इमिटेट द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल जिनको वो सप्रेस कर रहे थे उनको उन्होंने फोर्स किया कि वो हमारी यानी जो हम कॉलोनाइजर्स हैं उनकी लैंग्वेज को फॉलो किया जाए, उनके कल्चर को भी फॉलो किया जाए। हाउएवर वो इमिटेशन कभी भी परफेक्ट नहीं थी, बट इट इज ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट। मिमिक्री वर्ड जो होमी के बाबा ने कॉइन किया है, दिस वाज द टर्म यूज्ड बाय देम। It described the colonized person adoption of a colonized habit। यानी हम क्या कर रहे थे, यानी हम इन द सेंस जो भी कॉलोनाइज थे वो कॉलोनाइजर की हैबिट्स को मिमिक कर रहे थे, यानी बेसिकली उनको कॉपी कर रहे थे। एंड में हुआ क्या, एंड में कुछ नहीं, विच एक्चुअली एंड्स अप मॉकिंग द कॉलोनाइजर्स अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज हाइब्रिडिटी? हाइब्रिड वर्ड तो आपने साइंस में ही पढ़ा होगा, इट इज मिक्सिंग ऑफ कल्चर। सो द मिक्सिंग ऑफ कल्चर यानी कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड दोनों ने एक अलग ही मिक्सचर क्रिएट करा जो कि एक थर्ड स्पेस ऑफ आइडेंटिटी बन गया, एक नया ही कल्चर बन गया, क्योंकि आधा इनका वो डेफिनेटली एक डिफरेंट ही कल्चर बन गया। सो आइडेंटिटी इज नॉट प्योर, इट इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग कल्चरल मिक्स। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1947 से पहले क्या था कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे दे यूज टू फील कि जो लोग हमारी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं वो इंफीरियर है। इन द सेम वे यहाँ पे हो रहा है, तो उनको कॉपी करने के चक्कर में हम आधा अपना कल्चर आधा उनका कल्चर फॉलो किया, तो हम एक हाइब्रिड कल्चर में आ गए। नेक्स्ट, subaltern studies. This branch of post-colonialism focus on the lowest class, social class. For those जिनके पास कोई politics और social voice नहीं है, for example, peasant, farmers, laborers and tribal people. Now, subaltern क्या होता है? ये term लाए थे एंटोनियो ग्राम्स्की, which was popularized by Gayatri Chakravarti Spivak. Now, Gayatri Spivak ने बोला that can the subaltern speak? यानी ये जो पीजेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, क्या ये बोल पाएंगे? एंड द आंसर ऑफ कोर्स नो। व्हाई? बिकॉज जो पावर स्ट्रक्चर है वो उनको बोलने ही नहीं देता है, यानी उनकी आवाज उठाने को कोई सुनता ही नहीं है। दे डोंट अलाउ देयर ट्रू वॉइस टू बी हर्ड। नेक्स्ट, डीकोलोनाइजिंग द माइंड। पोस्ट कॉलोनियल राइटर ने ये आर्ग्यू किया, फॉर एग्जाम्पल आई सिंपली से, इसका एग्जाम्पल आप अपने आप से ले लीजिए कि ट्रू इंडिपेंडेंस पॉसिबल ही नहीं है until the language and education of colonizers are rejected or reclaimed। जैसे हमने उनके कल्चर को बॉयकॉट किया था, ऐसे इनका आर्ग्यूमेंट करना था कि जब तक आप उनकी लैंग्वेज और उनकी एजुकेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर देंगे तब तक ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं आएगा। So the use of English language is both seen as a tool of oppression also and a weapon of resistance also. So decolonizing the mind, which the word came in 1986 by Ngugi wa Thiong'o, who famously abandoned English to write in his own native Gikuyu। यानी उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को कंप्लीटली अबेंडन किया कि मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखूंगा। Then hegemony and counter discourse. Post-colonial analyze the cultural hegemony. Now, what is cultural hegemony? The way a ruling class or a colonial power dominates socially through culture and ideas rather than just physical force. So वो सिर्फ physically हमें dominate नहीं कर रहे, वो अपने culture से भी करते हैं और वो अपने ideas से भी करते हैं। Now what is counter discourse? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे colonized जो होते हैं they write back to the center to challenge the colonial myths also. Now double consciousness. Originally the concept from W.E.B. Du Bois regarding the African Americans, it is widely used in post-colonialism to describe the internal conflict of the colonized. यानी वो अपने आप को देखते कि ये किससे है through the eyes of colonizers. The struggle to reconcile one's native heritage with the imposed colonial identity. Let's move to structuralism. Now, structuralism क्या है? It is an intellectual movement that emerged in early 20th century और इसका peak था 1950 to 1960s.
इट इज नॉट अ लिटरेरी थ्योरी, लेकिन जस्ट ये क्या है, एक मेथड ऑफ एनालिसिस है used in different linguistics, anthropology, and philosophy. इसका सजेशन ये है, it suggests that nothing can be understood in isolation. So कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं समझी जा सकती. So everything must be understood as a part of large structure. In structuralism, the individual text is less important. So individual text कम important है, whereas universal system जो rules है that allow the text to exist. नेक्स्ट, लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस. उन्होंने बात किया है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक्स में रूटेड है. ऑफ फर्डिनेंड दे सोजोर, he argued that language is a self-contained system of science. लैंग्वेज अपने आप में ही एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है ऑफ साइंस का. साइंस के दो पार्ट्स होते हैं विच आर इनसेपरेबल, यानी आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं. वो पेपर के दो साइड्स हैं, the signifier and the signified. Now, what is signifier? The physical form, yani the sound or the written word, for example, apple, just for say apple. And what is signified? The mental concept. उस fruit को हम दिखाएंगे, the actual fruit. Now, relation क्या है signifier और signified में? It is arbitrary. कोई natural reason नहीं है कि यही word उसी वाले fruit के लिए क्यों यूज, why the letters like A, P, P, L, E represents that particular fruit only. Difference and binary opposition. Structuralists believe that we understand that things can only be seen how they differ from the other. Meaning is created through binary opposition, यानी pair of opposite. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हॉट समझना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज कोल्ड, और अगर कोल्ड समझना है तो यू शुड नो व्हाट इज हॉट. अगर आपके फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट हैव अ विलन इन द मूवी, अगर कोई विलन होगा ही नहीं मूवी में तो कोई हीरो भी नहीं होगा. हीरो का डेफिनेशन ही तभी आता है जब वहां पे कोई ना कोई क्या होता है, विलन आता है. सो अगर आपको किसी का डिफरेंस समझना है तो उसके लिए आपको उसका ऑपोजिट बहुत जरूरी है. So the fundamental building blocks of human culture is thought. For example, nature, culture, male, female, good, evil, hot, cold, hero, villain, etc. Next is language versus parole. Saussure made a crucial distinction between the system and the usage. Now, what is language? The abstract rule and structure of a language that everyone in the community share. For example, the rule of chess जो सभी के पास है, which is equal for all. Next is parole, the individual instance of speech or writing. जैसे मान लीजिए चेस के रूल्स सभी के लिए सेम है, लेकिन जो आप चाल चलते हैं, जो आप दाव चलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरोल, दैट इज द इंडिविजुअल इंस्टेंस, जो आपकी अपनी इंडिविजुअल मूव है. सो स्ट्रक्चरलिस्ट फोकस ऑन लैंग द सिस्टम रादर देन पेरोल पे उन्होंने फोकस नहीं किया, द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं किया. नेक्स्ट इज द डेथ ऑफ ऑथर, दैट इज स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू. दैट मीन्स उनके हिसाब से ऑथर जो है वो कोई क्रिएटिव जीनियस नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ द सिस्टम. यानी आपने उनके हिसाब से ऑथर जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, साइंस और स्ट्रक्चर को रीअरेंज किया, मिक्स एंड मैच किया और एक टेक्स्ट रेडी हो गया. द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरनल लॉजिक ऑफ द सिस्टम. ऑथर की इंटेंशन क्या है लिखने की, उससे फर्क नहीं पड़ता है. It depends on the internal logic of the system. Next is structuralist narratology. Structuralists look for the grammar of stories. They believe that the stories across all the culture share the underlying structure. For example, Mythmes, which is borrowed from Claude Lévi-Strauss. ये smallest unit है myth की, which gain meaning जब आप उसको combine करते हैं in certain ways. For example, narrative functions. It is the 31 fixed functions, yani actions that appear in all Russian fairy tales. For example, the hero leaves home, the villain is always defeated. Now let's move to synchronism
versus diachronic. Now, what is synchronic? Synchronic study looks at the language at specific, यानी आप एक स्पेसिफिक मूवमेंट को एक टाइम पे देखेंगे। डायक्रॉनिक ये कहता है कि लैंग्वेज ओवर द हिस्ट्री कैसे चेंज होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड डायक्रॉनिक। तो स्ट्रक्चरलिस्ट किसके फेवर में थे? स्ट्रक्चरलिस्ट सिंक्रोनिक के फेवर में थे। नेक्स्ट इज सिंटैग्मेटिक और प्रेडिग्मेटिक। अब सिंटैग्मेटिक ये कहता है द हॉरिजॉन्टल रिलेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे मैं लाइन मूव करवा रही हूँ इसी तरीके से कि ऑर्डर ऑफ वर्ड सेंटेंस में क्या है। जबकि प्रेडिग्मेटिक ये कहता है वर्टिकल रिलेशनशिप, यानी इसका इससे और इसका इससे क्या रिलेशन है। देन होलनेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, ये तीन प्रॉपर्टी है जो स्ट्रक्चर की होती है, विच इज गिवन बाय जीन पियाजे। देन इज डिसेंटरिंग द सब्जेक्ट, यानी स्ट्रक्चरलिज्म क्या करता है, इट रिमूव द ह्यूमन को सेंटर से हटा देता है, और ह्यूमन को हटा के किसको रख देता है, सिस्टम को रख देता है। So this was all about all the movements that are coming in your exam. All in all, हमने देखा कि classicism is all about logic, balance, discipline over the emotions. Emotions से ज़्यादा सबसे पहले वो order को, logic को, balance को, discipline को मानते हैं. Whereas romanticism is always about emotion, nature, imagination, freedom, nature's beauty. Modernism जो है वो पुराने trends को completely रिजेक्ट करता है और न्यू चीजों में एक्सपेरिमेंट करता है, फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेड रियलिटी। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है इट टॉक्स अबाउट द आयरनी, द प्लेफुलनेस, ये बेसिकली बोलता है नथिंग इज एब्सोल्यूट। व्हेन इट कम्स टू पोस्ट कॉलोनिज्म ऑल अबाउट कॉलोनाइजर्स, colonized, and it talks about the identity and the voice of those people जिनको दबाया गया, जिनको suppress किया गया। Next, we came to feminism. We studied four phases of feminism, जिसमें they were demanding about the gender equality, the right to vote, workplace, the domestic changes. Now, the last we talk about structuralism, which is all about system or structure. So this was all about today's video. I hope you have liked the content. If you like the content, do like the video. Don't forget to share it with your friends and all the aspirants of KVS and NVS Tier 2 exam, and subscribe the channel.